नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में हम कोशिश करेंगे देश के स्वास्थ्य की नब्ज को टटोलने की। सिगरेट पर पाबंदी और चेतावनी की चर्चाओं के बीच वायु प्रदूषण की कुछ खबरों ने इस सप्ताह लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पूरे देश के स्वास्थ्य की स्थिति का आभास नहीं हो सका। हमारा देश 7 अप्रैल को पूरी दुनिया के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है, लेकिन ये एक भयावह सत्य है कि आज भी देश में 3,500 से ज्यादा बच्चे हर दिन किसी न किसी बीमारी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। ये वो बीमारियां हैं जो सामान्य इलाज से ठीक हो सकती हैं, जैसे डायरिया, बुखार और संक्रमण से होने वाले रोग। कुछ गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल सिर्फ डायरिया से मरने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या करीब 1 लाख है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 41 और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी 150 से ऊपर बनी हुई है। आज भी हमारे देश में हर दूसरे मिनट टीबी की बीमारी से एक मौत हो जाती है और आज भी हम डेंगू, स्वाइन फ्लू और सामान्य संक्रामक बीमारियों के आगे लाचार बने हुए हैं। दूसरी तरफ हम दवा उद्योग के मामले में दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश हैं। मेडिकल टूरिज्म हर साल बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी सर्जरी और प्रयोगों के मामले में भी हमारे डॉक्टर किसी से पीछे नहीं हैं। तो फिर ये विरोधाभास क्यों है? क्या एक ही देश में हम कई स्तरों पर कई शताब्दियों में जी रहे हैं? सबको स्वास्थ्य के वादे करने वाली सरकार का ध्यान किधर है? और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी। आप पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना प्रसाद। आप नेशनल कन्वीनर हैं पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क की और आप जन स्वास्थ्य अभियान के लिए लगातार काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में शैलजा चंद्रा और हमारे साथ हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में एसोसिएट एडिटर नितिन सेठी। आप सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। और हमारे साथ हैं संसद की यानी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, जो कि हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके मेंबर कंवर सिंह तंवर। और इसके अलावा हमारे साथ है यहाँ दिल्ली की युवा जनता, जो आप सभी से स्वास्थ्य के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए सवाल पूछेगी। आप सभी मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये धक्का मुक्की इलाज कराने के लिए है। देश भर से हर साल हजारों बीमार और लाचार लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चले आते हैं, तो इसलिए कि उनके जिले या राज्य में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। ये नज़ारे खुद ही भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल की दुखद कहानी को बयान करते हैं। इलाज आज भी भारत की ज्यादातर आबादी की पहुंच से बाहर बना हुआ है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि अपने देश में बीमारियों के कारण हर साल 3 करोड़ 90 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अस्पतालों में भर्ती होने पर जो खर्च होता है उसे ग्रामीण इलाकों में 47% और शहरी इलाकों में 31% या तो कर्ज लेकर चुकाते हैं या जायदाद बेचकर। और पैसा न जुट पाने के कारण ग्रामीण इलाकों में 30% और शहरी इलाकों में 20% अपना इलाज ही नहीं करा पाते। ये हाल इसलिए है कि भारत में चिकित्सा व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पहुंच गई है। यहाँ इलाज पर होने वाले तमाम खर्चों में 60% से ज्यादा लोगों को अपनी ही जेब से खर्च चुकाना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है कि हाल के वर्षों में सबको मुफ्त इलाज मुहैया कराने की बात चर्चा में आई है, लेकिन ये भी कड़वी हकीकत है कि इस दिशा में कोई सार्थक पहल करने में सरकारें नाकाम रही हैं। बहाना वही है, यानी धन की कमी। 2012 में फिक्की और कंसल्टेंसी एजेंसी EY की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार GDP का 3.7% से लेकर 4.5% तक अगर स्वास्थ्य पर खर्च करे तो 10 वर्षों के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज संभव है। फिलहाल भारत में GDP का सिर्फ 1% स्वास्थ्य पर खर्च होता है। चीन में ये खर्च 3% और अमेरिका में 8.3% है। पर्याप्त धन और कुशल प्रबंधन हो, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हो तो दवाओं और जरूरी चिकित्सा उपकरण की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर स्थानीय समुदायों को भागीदार बना लिया जाए तो धन और सुविधाओं का सही इस्तेमाल होना सुनिश्चित भी किया जा सकता है। रोगों की रोकथाम और बीमारियों का इलाज यूनिवर्सल हेल्थ केयर का हिस्सा है, यानी टीकाकरण, उचित इलाज, पर्याप्त खाद्य, साफ पेयजल, स्वच्छता
और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का प्रसार प्रभावी ढंग से हो तो भारत में भी सबको स्वास्थ्य सेवाएं समान ढंग से मिल सकती हैं। लेकिन आज़ादी के 6.5 दशकों के बाद भी ये संभावना दूर नजर आती है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिक्कत कहाँ है? कमी सरकारों की इच्छा शक्ति में है या जनता की जागरूकता में? श्रीनाथ रेड्डी साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। आखिर जो हमने अभी अपनी जानकारियाँ दी, जिसमें हमने ये बताया है कि कैसे आज भी सामान्य संक्रामक बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं और ऐसी बीमारी जो सामान्य इलाज से ठीक हो सकती है, क्या वजह है? क्यों हम इतने लाचार हैं इन बीमारियों के आगे? देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो काफ़ी कमज़ोर रही है कई सालों से। खास करके जो प्राथमिक सेवाएं जो हम समझते हैं, एक तो बीमारी के रोकथाम के लिए जो सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, और बीमारी का जल्दी पहचान करके उसका जल्दी इलाज, जो सही इलाज देनी चाहिए, उसके लिए प्राथमिक सेवाएं काफ़ी सुदृढ़ होना बिल्कुल आवश्यक है। हमने तो शहरों में तो बड़े बड़े अस्पताल तो बना दिए हैं, मगर ये प्राथमिक सेवाएं जो ग्रामीण इलाके में हमने जो ढांचा बनाया था, ढांचा तो ठीक था और उसको चला नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए जितना व्यय करना चाहिए था, जिसके ऊपर जितना जोर लगाना चाहिए था, जितने नर्सेस, डॉक्टर्स और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को वहाँ पे हमें काम पे लगाना चाहिए था, वो पूरा हमने नहीं किया। लेकिन सरकारें तो बार बार ये कहती हैं कि हमने NRHM शुरू किया, हमने आशा और NM जैसे संस्थाएं बनाई और उसके ज़रिए लोगों की पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का काम कर रहे हैं। देखिए, उससे तो कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, मगर हर जगह NRHM भी उतना काम नहीं किया, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से NRHM को चलाया गया। और फिर भी जो प्राथमिक सेवाएं, जो सब सेंटर खास करके, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उस स्तर तक जितना मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं बनानी चाहिए थी वो बन नहीं पाए। देखिए, ढांचा बनाना एक हद तक ठीक है, तो उसके लिए ठीक रिसोर्सेस देना वो दूसरा काम है, और वो रिसोर्सेस को ठीक मैनेज करना और ठीक गवर्नेंस सिस्टम भी बनाना वो तीसरा कदम है। तो हमने तो पहले तो ढांचा तो बना लिया, और बाकी 2 कदम में हम विफल हो गए। वंदना जी, क्यों पीछे हो रहे हैं हम? देखिए, हमारे विश्लेषण, जो हम गहराई में इस बात को समझते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जिस तरीके का हमारा समाज है वो बहुत ही अत्यधिक वर्गित है वो, और शोषण करना हमारे समाज का एक भारी हिस्सा रहा है, हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है, और आज भी ये मामला कतई हटा नहीं है। तो हमें इस बात को कहना पड़ेगा कि स्वास्थ्य केवल दवा और बीमारी का मसला नहीं है। वो मूलतः इस बात से हमारी स्वास्थ्य की शुरुआत होती है कि हमारे देश में अभी भी गरीबी, भयंकर गरीबी है, और जो शोषण के जो कारक हैं वो गरीबी उनमें से एक है, यानी कि वर्ग। फिर महिलाओं का जो दर्जा है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंश इसमें होता है, कास्ट के जो मसले हैं। तो कई तरीकों से हमारे मुझे लगता है कि अधिकतम लोग वो पीछे रहे हैं। और फीमेल फीटिसाइड के मामले में भी देखा जाए तो हम काफ़ी पिछड़े हुए साबित होते हैं। 1000 पे 941 महिलाएं आज हमारे देश में हैं, जबकि हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में और भी ज़्यादा कम ये तो केवल निशानी है, लेकिन ये सब कुल मिला के हमारे जीवन पे इस तरीके का असर करते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हो पाते, और फिर उसके बाद फिर सेवाओं का मसला, जो कि डॉक्टर दवा से सरोकार रखता है, वो सब मसले फिर उसके बाद आते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें सामाजिक कारकों को भी समझना चाहिए। हमारी लाइवलीहुड्स और इनकम्स के क्या जरिए हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे मकानों में रहते हैं, हम कैसे पर्यावरण में जी रहे हैं, हमारे बच्चे जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं, जहाँ पे साफ पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तो उस सब से ये जड़ है हमारे स्वास्थ्य की। ये सच है कि हमारे सामाजिक कारक इसकी वजह हैं, एक पिछड़ेपन की एक वजह हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि सरकारें अगर कोशिश करती तो इन सामाजिक कारकों को पीछे किया जा सकता था अपने प्रयास के जरिए? बिल्कुल किया जा सकता था, और अभी भी बहुत आवश्यकता है इसके ऊपर एक इंटरडिसिप्लिनरी एक ग्रुप या एक प्रोग्राम बनाने का। ये जो कन्या को बचाने का और पढ़ाने का जो प्रोग्राम बना है अच्छा है, पर मैंने खुद हेल्थ मिनिस्टर को ये राय दी थी। उन्होंने लोगों को बुलाया था जो सीनियर ऑफिसर्स रहे,
मैंने कहा कि ये सिर्फ वहाँ से नहीं रुकवाना है, ये एज ऑफ मैरिज देखिए लड़कियों का, 18 साल तो लीगल एज है, पर कितने लड़कियों की शादी पहले होते जब उनको मेल न्यूट्रिशन होता है, एनीमिया होता है, वो तो एकदम एक अच्छे बच्चे को, तंदुरुस्त बच्चे को पैदा ही नहीं कर सकते हैं। अगर वो बच्चा ही नहीं तंदुरुस्त तो उसके ऊपर आप कुछ भी करें, आप इम्यूनाइजेशन भी करें, आप डायरिया के मेडिसिन भी दे दें, उसमें वो बहुत काबिलियत नहीं है अपने पैर पे खड़े होने का, स्ट्रेंथ नहीं। तो उसके लिए एक तो एज ऑफ मैरिज हो गया, जो सोशल डिटर्मिनेंट्स जो कह रहे हैं, सामाजिक जो मुद्दे हैं, उन ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी है, ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ से जुड़े हैं, पर रिसीविंग एंड पे हेल्थ है। एज ऑफ मैरिज हो या कल्चरल, जो हमारे आपने फीमेल फिटिसाइड की बात की, ये जो है ये सब जुड़े हैं। और अगर हेल्थ मिनिस्ट्री इसका एक न्यूक्लियस बन जाए और सारे जेल, जैसे न्यूट्रिशन, अगर सिर्फ आंगनवाड़ी में थोड़ा थोड़ा आप न्यूट्रिशन देने से कुछ नहीं होना है, जब तक एक पैमाइश पे आप नहीं उनका वेट बच्चे का, ज्यादातर मृत्यु बच्चे के किन बच्चों के होते हैं? जो अंडर वेट रहते हैं, जो थिन चाइल्ड होता है, वो मरने की गुंजाइश बहुत है। किस आंगनबाड़ी में ये होता है कि जो पतला दुबला बच्चा है उसको पहले आगे करके देख लेना, आउट ऑफ द वे। मैं बीजेपी के सांसद के पास भी जाना चाहूंगी। कंवर जी, बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी तब उसने कहा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चलाएंगे और सबको स्वास्थ्य सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद से ऐसी कोई पहल देखने को नहीं मिल रही है और अभी भी जो स्वास्थ्य पे खर्च है वो लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। तो आप लोग कब उस वादे को पूरा करेंगे? हमारे जो सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था देश से, तो ये हमारा काम चालू है और हम इस पे काम कर रहे हैं जी। किस आगे इसको और बढ़ाया जाएगा। किस रूप में चालू है, अगर उसके कुछ एग्जाम्पल आप दे सकें सर? देश में आज आप देख रहे हो ना जी, अभी हमारा जो पीछे 10 महीने की सरकार हुई है, 10 महीने में हमने जो हमारे प्रधानमंत्री ने जी ने ये कार्यक्रम अभी चालू किया है, तो पीछे से बजट अभी आपने देखा इस साल थोड़ा सा बजट को भी ठीक किया इन्होंने जी। हाँ। आप कह रहे हैं कि बजट को ठीक किया, लेकिन नितिन आप तो आर्थिक पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपकी बात का सही अर्थ निकालने की कोशिश करूंगी नितिन के जरिए। नितिन, आप तो आर्थिक पत्रकार हैं, बजट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा। क्या वाकई हेल्थ पर बजट सरकार ने बढ़ा दिया? अगर हम पिछले 1 साल के कार्यकाल को देखें, सरकार की वो मंशा दिख रही है जो वो उसने मैनिफेस्टो में अपना वादा किया था, हम यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी लेकर आएंगे। मुझे डर ये लगता है कि बीजेपी के सांसद अगर बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बजट के साथ किया है वो ठीक किया है, तो अगले 5 साल में क्या होना है उसका खौफ मुझे बहुत ज़्यादा खाता है। क्योंकि इस बार बजट इतना कट गया है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी है बिना बताते हुए कि आगे क्या करना है। अब एक बीजेपी और सरकार का एक बहुत अच्छा उन्होंने एक एक्सक्यूज़ बना दिया है कि 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि आप ज़्यादातर अपने रेवेन्यू स्टेट्स को दे दें, वो काम करेंगे, तो वो दे दिया। दूसरी तरफ से आपने जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स थी जिसमें आपने पैसा देना था स्टेट्स को, वो आपने दूसरे हाथ से वापस खींच लिया। तो स्टेट्स की हालत लगभग वहीं पे है, थोड़ी सी कुछ की बढ़ गई है। कई जो गरीब स्टेट्स थे वो वहीं पे हैं जहाँ पहले थे। दूसरा, स्टेट्स के पास कोई कैपेसिटी थी नहीं। आपने इतने साल कुछ ऐसा आपने प्लान नहीं किया, ना सोचा कि रोल आउट करेंगे। अगर ये आप सेंटर और स्टेट का रिलेशन सोशल सेक्टर के ऊपर बदल रहे हैं तो सेंटर का रोल क्या होगा? अब आपने कहते हैं कि पैसा उनको दे दिया, तो अब आप उनको क्या बताएंगे कि क्या स्कीम चलाएं? क्योंकि पैसा उनका है, आप अपनी कंडीशनलिटीज लगा नहीं सकते। आपने इसी बेसिस पे उनको पैसा दिया था कि हम लोग जब कंडीशनलिटीज लगाते थे स्टेट लोग खर्च नहीं करते थे, तो हमने अब उनको खुली छूट दे दी है। अब आप खुली छूट दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं एक स्कीम लेके आऊंगा जो इंप्लीमेंट करूंगा जिसमें मेरी कंडीशन लगेंगी। स्टेट के पास चांस होगा कि बोलेगा मैं आपकी कंडीशन में क्यों पैसा लगाऊं। तो जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव, जो तीनों एक्सपर्ट्स बात करेंगे, एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि किस तरफ जाना है, उसमें रीजनल वेरिएशन समझने चाहिए। उसमें स्टेट ने अपना हाथ भी, सिर्फ पैसा ही नहीं निचोड़ा है, अपना दिमाग भी निचोड़ के निकाल दिया अभी कि हमारा काम नहीं, स्टेट्स करेंगी। क्यों इस तरफ तो नहीं इसलिए है? मुझे डर लगता है कि अगर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, इस बार ठीक कर दिया, तो अगले 5 साल में अगर ऐसे ही ठीक होने वाला है तो ये जो फिगर्स आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत डर है कि फिगर्स इससे बदतर होने के चांसेस। सरकारों का ध्यान जन स्वास्थ्य की तरफ क्यों नहीं है, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
तो आज़ादी के 6.5 दशक बाद भी हम अभी भी सबको स्वास्थ्य सुरक्षा देने से क्यों दूर हैं, और क्यों बार बार तमाम जन स्वास्थ्य एक्टिविस्ट की तरफ से ये डिमांड होती रही, आप जैसे लोगों की तरफ से ये बातें कही जाती रही हैं कि जीडीपी का एटलीस्ट कम से कम 4 से 5% उस पर खर्च हो स्वास्थ्य सुविधाओं पे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों सरकारें उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हैं? और यहाँ तक कि अभी हाल में हमने पढ़ा कि 5 साल का जो खर्च $18.5 अरब आने वाला था, उसको लेकर भी सरकार थोड़ा सख्ते में है और उससे भी वो हाथ खींचने लग गई है। देखिए, 2 चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, स्वास्थ्य जो है एक हक बनता है। राइट टू हेल्थ अगर हम लोग मान लें तो हमें ये भी मानना चाहिए कि एक तो ये जो सामाजिक प्रभाव हैं, परिस्थितियां हैं जिनसे कि स्वास्थ्य बनता है या बिगड़ता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए। इसका अलावा एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था बनानी चाहिए जिसका पहुंच हर व्यक्ति के तक हो, जहाँ पे भी हो भारत देश में, और उनको जो आवश्यक सेवाएं हैं उपलब्ध हो बगैर जेब खर्च के, इस हद तक कि वो कंगाल बन जाए बीमारी के इलाज ढूंढते ढूंढते। मैंने सुना है कि तकरीबन 4 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा ही लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अभी जो ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत सरकार ने बनाया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया है, उसमें 63 मिलियन का आंकड़ा है। 63 मिलियन इंडियंस become poor every year because of unaffordable healthcare expenditure, जेब के खर्चे की वजह से। तो अगर हम ये हक मानते हैं तो कम से कम जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं हर नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए। तो हेल्थ केयर कॉस्ट, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आर्थिक प्रगति में भी रोक लगाती हैं। तो वेदर इट इज़ अ राइट टू हेल्थ और वेदर इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों कारणों की वजह हमें ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में सोचना चाहिए जी। कई सारे मुल्कों ने यही कारणों की वजह से यूएचसी अपनाया है, पर यूएचसी केवल, जैसा इन्होंने वंदना जी ने कहा, केवल बीमारी के लिए इलाज देना नहीं है, हालांकि वो भी आवश्यक है। ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य शुरुआत से ही बने रहे, वो बिगड़ न जाए। कमर साहब, क्या ऐसा नहीं लगता है कि विकास के प्रति सरकार का थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेशन है और इसलिए बाकी जो पूरे समाज को आगे लेकर चलना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं? नहीं, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा इस जो अभी नीति पे चल रहे हैं कि भाई सबको स्वस्थ रखने के लिए सबको जो फ्री दवाई दी जाए, फ्री चेकअप हो, लेकिन ये मानते हैं हम बाहर के देशों से हम बहुत पीछे हैं स्वास्थ्य में। हम चाहते हैं आने वाले दिनों में ये हमारे देश से हर नागरिक स्वस्थ हो और एक हमारे जो पॉलिसी के तहत यहाँ देश में हर इंसान को और हर बच्चे को, हर गरीब को, हर आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और इस मिशन पे हमारी सरकार आगे काम करती रहेगी। अमिताभ, मैं कुछ इस पे ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगी। एक तो कि मतलब एक सरकार की जो मंशा है, जैसे आपने कहा कि वो स्पष्ट तौर से जब वो बजट प्रस्तुत करती है तब वो सामने आती है। अब किसी भी सरकार पिछली, चाहे इसने स्वास्थ्य को कभी कोई बहुत भारी प्राथमिकता नहीं दी। हमेशा मैनिफेस्टोज में लिखा गया कि 2.5 से 3% जीडीपी का स्वास्थ्य में आवंटित किया जाएगा, लेकिन कतई वो कभी भी 1% से ऊपर नहीं उठा, मतलब 1.02 इस टाइप के प्रतिशत का आवंटन। अब बिना पैसों के स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे पुख्ता की जाएंगी? अगर आप अभी का बजट देखें तो पिछले साल से 7,000 करोड़ कम है, और इन्होंने, जनाब ने बोला कि मुफ्त की दवाएं उपलब्ध करना, ऐसी स्कीमें भी मतलब पारित की गई थी, लेकिन 35 करोड़ का आवंटन, तो देश भर में वो क्या दवाई वो उपलब्ध कराएगा? नहीं, और जो मुफ्त दवा सेवा योजना शुरू भी की गई थी राजस्थान में, उसको तो नई सरकार ने बंद कर दिया, जो बीजेपी की सरकार है। जो कदम उठाए गए हैं वो एक्चुअली हमें तो वो जनस्वास्थ्य विरोधी नजर में आ रहे हैं, और जो आवंटन है वो तो बहुत ही और बहुत भारी विडंबना है कि मतलब पार्लियामेंट में स्वास्थ्य की स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हुए एक एमपी ऐसा कह पा रहे हैं कि हमने अच्छा किया है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मंत्री ने खुद जाके पीएम से
मतलब गुहार लगाई है कि हमें और पैसों की आवश्यकता होगी। और ये क्या कारण है कि हम 2 से 3% जो कि खुद उन्होंने अपने मसौदे में, जो स्वास्थ्य की नीति का मसौदा है, उसमें भी उन्होंने पूरे एक टेबल में दर्शित किया है कि चाहे हमारे अपने नेबर्स हों इसी इलाके के, एशिया के, चाहे जी हमारे बच्चों की हालत अभी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से भी बहुत पिछड़ी हुई है। अब तो सिर्फ समझौते करने और वादे करने से होगा या उसको इम्प्लीमेंट करने की ज्यादा जरूरत है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह के काम करने की जरूरत है दरअसल जमीन पे? अमृता जी, ये एक देश ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में, जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम है। मैं ये इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि और पैसे मिलने चाहिए, पर इसके दौरान ये भी देखना चाहिए गवर्नमेंट की क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट हर चीज़ में हाथ डालेगी तो बहुत कम रिसोर्सेज आप दे पाएंगे हर चीज़ के लिए। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ की है। मेडिकल सर्विसेज आप टर्शरी लेवल पे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल सकते हैं। उनको उनका काम देखना, उनको मॉनिटरिंग करना, उनके स्टैंडर्ड्स देखना, उनकी क्वालिटी देखना, वो आपका काम है। चलाना, हाँ, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस है, कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी इंस्टीट्यूशंस है, फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशंस है, उनको ज़रूर रखना है, पर ये नहीं कि सब जगह आप सब कुछ कर पाएंगे, ये मानना चाहिए। पर जो पब्लिक हेल्थ है, डिजीज कंट्रोल, कम्युनिकेबल डिजीजेस का, नॉन कम्युनिकेबल, ये जो अभी आपके डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ गए हैं, जो आपके इम्यूनाइजेशन है बच्चों के, जो आपकी एंटीनेटल केयर है माताओं की, मैटरनल मोर्टेलिटी को कैसे काबू में रखना, ये आपकी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सौंप देंगे राज्यों के ऊपर, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ तो लगाम होना चाहिए ताकि उनसे मॉनिटरिंग से काम ले। पहले तो ये होता था कि आप हर एक स्टेट के साथ बैठ के बात करते थे कि आपके क्यों इतने इंडिसेस कम हो गए हैं, क्या आपको टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है, क्या आपको मेडिसिन की जरूरत है, क्या। तो अगर वो तो जिम्मेदारियों से थोड़ा हाथ पीछे खींच रही है सरकार। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो प्रायोरिटी हर जगह आप अश्योरेंस देंगे तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई चले जाते हैं। आप क्यों इतने अश्योरेंसेस देते हैं? यूएसए में कोई कुछ नहीं, सब इंश्योरेंस से चलता है। अब यहाँ इंश्योरेंस से चल नहीं सकता है। यूके, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे पाते हैं, वो अमीर कंट्रीज है। हमारे यहाँ हमें तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को देखना चाहिए, और जो बेसिक फैसिलिटीज, ये जो आप तस्वीरें यहाँ पीछे दिखाए हैं, वो क्यों हालत हो रही है? क्योंकि आपने प्रिवेंटिव केयर दिया नहीं है, इसीलिए लोगों को मेडिकल सर्विसेज की जरूरत पड़ गई है। लेकिन सरकारें तो कहती हैं कि प्रिवेंटिव केयर के नाम पे हम तमाम टीकाकरण की स्कीम चलाते रहते हैं, और ऐसी बहुत सारी, और हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है कि भाई 40 और 75% है, ये 100% होना चाहिए, और होता था। पोलियो के लिए हम कर पाए, इसका मतलब है क्षमता है हमारे में। तो क्यों नहीं हम सारे इम्यूनाइजेशन कर पा रहे, सिर्फ पोलियो क्यों कर पाए? जब हम पोलियो उन्मूलन में सफल हो सकते हैं तो बाकी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स दूसरे रोगों के लिए क्यों नहीं चला सकते हैं, और कहाँ पे कमी हो रही है जमीन पे? देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगी कि मतलब यथास्थिति ये है कि यदि आप दूरस्थ ट्राइबल इलाकों में जाएं तो, और हमने शोध पे शोध करके दिखाया है, अभी स्थिति ये है कि महीने में एक बार लोग दाल खा पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं इस बात को? केवल चावल खा के कोई बच्चा मतलब सुदृढ़ नहीं हो सकता। फिर आप कितना ही ऊपर से इम्यूनाइजेशन या कुछ, ये मैम ने भी पहले भी कहा था कि तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन हमने एक कानून तो पारित किया, लेकिन आज ही की खबर है कि 6 मई उसको और आगे आप एक्सटेंड कर, तो मतलब ये जो एकदम जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसके बिना स्वास्थ्य हम सुदृढ़ नहीं कर सकते। पानी है, पानी की दशा, मतलब महिलाएं एक दिन के 3-3, 4-4 घंटे और अपने बच्चों के साथ ये ही काम करती हैं कि दूर से कहीं से पानी लाना, बाल्टियों में भर भर के, बोतलों में भर भर के। आप यहीं की बस्ती, दिल्ली की बस्ती में देख लीजिए, तो साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अभी स्वच्छ भारत अभियान की बात हम लोग कर रहे थे कि ये आते ही प्राइम मिनिस्टर ने इसका मतलब इसका उल्लेख किया, और ये हमने इसको अच्छा माना, लेकिन इसमें भी आवंटन घटा ही है। 20-25% अगर इसमें भी घटा है, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें मुफ्त में नहीं होती। और असल में मंशा और क्या करना है वो इसी से साबित होगा कि भाई इसमें हम कितना निवेश कर रहे हैं। ये एक नई बात है कि आप स्वास्थ्य को एक व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। विकसित देश, यूरोप कंट्रीज
मैंने पढ़ा कि करीब $6,000 पर एनम अपने पर व्यक्ति खर्च करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं पे। हम हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने सभी लोगों को इतनी स्वास्थ्य सुरक्षा दे सकें? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस तरह से वंदना जी बता रही थी कि हमारा करीबन 7,000 करोड़ हेल्थ बजट से इस बार काटा गया है। जब 7,000 करोड़ टोटल हेल्थ बजट से कटा है, इस टाइम पे भी सरकार ने 100 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए। सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं जिसमें टैक्स पेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए पैसा आपको ज़्यादा मिल गया, लेकिन पूरा जो आपकी व्यवस्था है उसके लिए पैसा नहीं मिला। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे देश में टैक्स टू जीडीपी रेशो जो हम कहते हैं वो काफ़ी कम है दूसरे देशों के मुकाबले में। जो लोग टैक्स भर सकते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स हम ले सकते हैं, जिससे कि हमें इस प्रकार का पैसे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को हम भारी छूट दे दिया, भारी छूट दे दिया हमने। और दूसरा ये है कि जो कोई भी पैसे का एलोकेशन होता है उसमें क्या प्रायोरिटीज है, उसके अंतर्गत क्या प्रायोरिटीज है। आप खाली बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते जाएंगे। मैं एम्स में काम किया हूँ, आप हर राष्ट्र में, हर राज्य में एक एम्स बनाना चाहेंगे तो उससे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे सुदृढ़ होंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का सुधार कैसा होगा। तो प्रायोरिटीज आप ठीक से कर लीजिएगा। तो मतलब क्या जैसा रेड्डी साहब कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार की प्रायोरिटीज में कुछ कमी है। अगर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज ज्यादा ठीक कर दी जाए तो ये बड़े बड़े एम्स खोलने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज तब ठीक हो जाएंगे जब डॉक्टर और नर्सेज वहां मौजूद हो। वो तो अपना सौदाबाजी करके अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके स्टेट हेडक्वार्टर्स में बसना चाहते हैं और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स उनका हेल्प करते हैं। एक सुझाव मैं देना चाहती हूँ, अगर सबको एक मोबाइल नंबर दिया जाए कि ये सुविधा आपको मिलनी चाहिए जब आप जाते हैं 8 बजे से लेके 3 बजे, आप SMS लगाओ अगर नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं थी, इंजेक्शन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, और उसके ऊपर कोई भी मॉनिटरिंग एक एक्सटर्नल एजेंसी करे, वही हेल्थ सेक्टर के लोग ना करे, एक्सटर्नल, और मार्क्स दे दे, उसी से पता चल जाएगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके लक्ष्य ठीक है, अगर आपके गोल्स आप चाहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज दे, तो बहुत सिंपल उपाय है। लेकिन क्या हमारे देश में पर्याप्त डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ के जो कर्मचारी हैं वो हैं? देखिए, कम है, सुधारना चाहिए और लोगों को ट्रेनिंग देके लाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर जब तक वो नहीं तैयार होंगे, जब तक नहीं, तो आप क्या नर्स प्रैक्टिशनर्स को नहीं लगा सकते हैं? ये जो आपके आयुष के डॉक्टर्स है, 5.5 साल का कोर्स किया है, उनको लगाइए वहां पे ये नॉर्मल प्राइमरी सर्विसेज देने में, उनको ट्रेनिंग दे दीजिए 6 महीने में। वहां आपके IMA की लॉबी उसमें पड़ जाएगी और सब लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि डॉक्टर्स की लॉबी बहुत ज्यादा है, हमारे वोट बैंक को भी अफेक्ट करेंगे। ये कोई बात हुई? आपके पास है सारे मौजूद, 7 लाख लोग मौजूद हैं, उनको लगाइए ये नॉर्मल सर्विसेज देने में। नर्सेस को तैयार कीजिए, ये छोटे छोटे नर्सेस नहीं, ये जो BA पास होते हैं, और ऑक्सिलरीज को वहां तैयार कर दीजिए। ये सब हो सकता है। और सुझाव पता नहीं कितने बार दे चुके हैं, पर हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा लॉबीज है और वो लॉबीज एक हाथ करता है तो दूसरा हाथ खींच लेता है। वो 3 साल वाला प्रोग्राम भी एक बना था और दोनों सरकारों ने स्वीकार किया, वो भी ठप हो गया, फिर भी अमल नहीं हो रहा है। तो जिससे कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की संख्या बढ़ सकती है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स कैन रियली ट्रांसफॉर्म प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज एज फार एज हेल्थ सर्विसेज आर कंसर्न। बट जैसा वंदना जी ने कहा, द सोशल कंडीशंस आल्सो हैव टू बी ऑल्टर्ड, और दोनों काम हम कर ले तो इस प्रकार की दुर्व्यवस्था नहीं होगी। ऑल्टर करने में एक लंबा वक्त लगेगा, एक लंबी मुहिम, आंदोलन चलाना पड़ेगा सरकार की तरफ से। जो अगर हम सुविधाएं करने की सोचे तो हो सकता है वो 2-3 साल में इम्प्लीमेंट कर ली जाए, लेकिन अगर सोशल मूवमेंट चलाना हो तो वो एक लंबा वक्त लग सकता है। देखिए, पैसे हैं इस देश में। आपको एक तथ्य बताऊं कि 85 जो हमारे इस देश के बिलियनर्स हैं, उनके पास कुल मिला के देश का 12% GDP के इक्विवेलेंट पैसा उनके हाथ में है, और हम स्वास्थ्य में मतलब हम 3%, हम पूरे देश के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा शीना जी एकदम सही कह रहे हैं कि आप पूरे विश्व को देख लीजिए, हम टैक्सेशन लेना ही नहीं चाहते अमीरों से, और आकांक्षाएं जो मैम कह रही हैं वो तो बढ़ेंगी, क्योंकि ये सबकी आंखों के सामने है। अब ये छुपा नहीं है कि हम गरीब देश हम नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आंखों के सामने ये गैर बराबरी है, इतनी अमीरी है, लोग इतना पैसा बर्बाद करते हुए नहीं। और ये भी सच है कि उन अमीरों के लिए बड़े बड़े अमीर अस्पताल भी बन रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं बन पा रही है? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तंवर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये बताइए कि सिर्फ डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियों से लाखों बच्चे हर साल क्यों मर रहे हैं? मैंने अभी बात सुनी वो रेड्डी साहब की। रेड्डी साहब ने कई बातों से मैं उनसे सहमत हूँ, कई बातें कही हैं, और ये बात भी सच है कि हमें हमारा स्वास्थ्य के लिए जो देश में बजट है वो कम है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई स्वास्थ्य सेवाएं जो चल रही हैं केंद्र सरकार की, वो पैसा पूरे साल में खर्च भी नहीं करते। कईयों में मैंने देखा है, जो उन्होंने पूरा बजट अपना खर्च नहीं किया है। तो इसमें क्या है कि प्रदेश सरकार जो हैं वो भी इसमें थोड़ा रुचि करें। मैंने कई अपने जैसे प्रदेश सरकार हम देखो तो वहाँ मैं मानता हूँ स्वास्थ्य की बहुत कमी है, लेकिन ये क्या है, सारा केंद्र सरकार भी नहीं कर पाती है, अपने प्रदेश सरकारों को भी इसमें काफी आपकी स्टैंडिंग कमेटी में कभी इन सब मुद्दों पे डिस्कशन होता है? तक नीचे बिल्कुल हुआ था, इस बार हुआ था। तो नीचे के आदमी को हमें स्वास्थ्य से जोड़ना है, जो एकदम नीचे के तबका है, एक किसान है, गरीब है, मजदूर है, उसको वहां से हमको ये स्टार्ट करना है। लेकिन सरकार जो हमारी है, केंद्र सरकार, मैंने देखा भी कईयों में बजट वो जो कई हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उनमें वो बजट पूरा खर्च भी नहीं कर पाए थे। वो कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं खर्च कर पाती है राज्य सरकारें, तो आगे कैसे पैसा देंगे? Let me try to put this very politely. This is utter nonsense. आप स्टेट्स को पैसा कैसे रिलीज करता है हम सब जानते हैं। लास्ट क्वार्टर तक आप पैसा होल्ड करके रखते हैं, फिर बोलते हैं कंडीशन है कि 15 या 10% से ज़्यादा आप लास्ट क्वार्टर में खर्च नहीं कर सकते, तो वो बजट जाता नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि आपने खर्च नहीं किया इसलिए हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। ये हमने मनरेगा में देखा, ये इसमें देखा, ये हर स्कीम में हम साल दर साल देखते आ रहे हैं। और ये खास भाजपा की सिर्फ खासियत नहीं है, यूपीए ने भी ये किया पिछले 2-3 साल में। आप खुद ही सोचिए, कोई भी इनमें आप में से सोच सकता है कि कई लोग हम लोग होते हैं जो अगर हमारी बीमारी आती है, हम एक बार डर के डॉक्टर के पास नहीं जाते कि खर्चा ज़्यादा होगा, तो आपको पता भी नहीं है कि एक्चुअल डिमांड कितनी है इसकी। अगर आपकी डॉक्टर सर्विसेज अवेलेबल हो, अगर आपकी हेल्थ सर्विसेज सस्ते में अवेलेबल हो, यू सडनली रियलाइज कि और बहुत लोग हैं जो बीमार हैं लेकिन अभी तक डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं, क्वैक्स पे चले गए, आसपास किसी पे चले गए, 10 रुपए की पर्ची लिए, पूड़ी ली और पूड़ी खा के काम चला लिया। वो इसीलिए कि डर लगता है कि अस्पताल जाओगे 500 रुपया तो जेब से निकाल के आओगे, या आप 10 किलोमीटर दूर जाओगे, बस का 200 रुपया किराया देना ही पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि खर्च नहीं करते इसलिए हम दे नहीं रहे, ये एकदम मेरे ख्याल से एक मतलब झूठ या दोगलेपन का ही सिर्फ नतीजा है कि आप ऐसी बातें कर सकते हैं। तो मजाक है कि जो जिसके पास पैसे नहीं है, जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, अस्पताल जा नहीं सकता है कि इलाज पे ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, वो इलाज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इसलिए डॉक्टर के पास अस्पताल नहीं जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत किसने बनाई है? हमने अपने आप बनाई है लगाम लगाने के लिए कि कोई करप्शन ना हो। करप्शन वैसे भी हो रहा है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत तरीके से सिंप्लीफाई किया, एक हाथ से दिया और 1 महीने में उसका लिया हिसाब, तब ये चल सकता है। ये जब तक ये यूटिलाइजेशन का एक भयंकर एक भूत बना रखा है वो नहीं निकलेगा, ये तो होता ही रहेगा। जो अंदर की बात जो वो बता रहे हैं कि आपने पैसे नहीं दिए, आपने खर्च नहीं किए, ये बहुत गलत बात है। और ये सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है। बहुत पुराने नियम लगे हैं और कोई उनको छेड़ना नहीं चाहता है। तो ये प्रबंधन का काम भी तो सरकार का ही है ना आखिरकार। हाँ, और अब तक ये हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत ठोस तरीके हैं जो हम बार सुझाए गए हैं कि भाई आप फ्लेक्सिबल पूल्स रखिए, आप 1 साल का एडवांस दे दीजिए पैसा, जिसमें से फिर लोग खर्च करें और फिर बाद में, तो जिससे कि ये देरी ना हो, जिससे कि जो आम इंसान है उसको देरी ना महसूस हो। लेकिन ये करना नहीं चाह रहे हैं। 1992 में फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो प्रोग्राम मैंने हैंडल किया था इसलिए मैं अनुभव बताना चाहती हूँ, हमने सोसाइटी बनाई। अब तो बतेरे 100 सोसाइटीज बन गए सिर्फ हेल्थ सेक्टर में। वो फर्स्ट सोसाइटी थी ब्लाइंडनेस के लिए, ये जो कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस। हमने कहा जो पैसा हम देंगे सीधा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और सीधा वहां पे हम एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, रिटायर्ड कर्नल हो, रिटायर्ड कोई पीसीएस ऑफिसर हो, वो चलाएगा कि आपके ट्यूब्स है, टायर्स है,
है, बेड्स है, जब कैटरेक्ट की सर्जरी होगी, ये हम डॉक्टर के ऊपर नहीं ये काम सौंपेंगे। डॉक्टर्स नाराज हो गए, कहने लगे कि नहीं नहीं ये भी हमारा काम है, बट फिर भी वो प्रोग्राम उस वक्त इतना बढ़िया चला, मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार की वजह से नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि सरकार के अंदर भी, सरकारी महकमों में भी इनोवेटिव आइडियाज निकालने की जरूरत है। और अगर अब तो चेंज हो गया है, कई और हो सकते हैं, आपके पास साधन है। उस वक्त तुम फैक्स पे काम करते थे, ईमेल नहीं था, ये जो हमारे एसएमएस की जो प्रक्रिया है, ये सब कुछ भी नहीं था। तो इस वक्त अब चाहे तो ये बिल्कुल हम छोड़ के एक आधुनिक तरीके से कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए हम तमाम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बार बार इस सरकार में बहुत दुहाई दी जाती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर्विसेज को बेहतर करने में जरूर किया जा सकता है। कंवर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जी, हम भी चाहते हैं कि जनता तक ये सुविधाएं मिलें, लेकिन ऐसे लोगों तक पहुंचती नहीं है। इसको हम चाहते कि ये कैसे हो। केंद्र सरकार तो नहीं कर सकती ना सारा, ये यहाँ से प्रदेश सरकार को भी देखना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश से जीत करके आया, तो मेरे जिले में, मैं मानता हूं, मैं वहां पर हॉस्पिटल है, वहां 2 डॉक्टर है, नहीं है, अब बात कर लो किससे बात करेंगे। तो ये मैं चाहता हूं भाई हम सब, हमें नीचे तक जाने के लिए, उस आदमी तक पहुंचने के लिए उसके प्रदेश सरकार को भी इसमें पूरा योगदान देना चाहिए। अमिता जी, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो अगली बार जब आप हेल्थ पे कोई करते हैं, तो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार अपना दायित्व सब छोड़ दिया है, पैसा छोड़ दिया है, बोल दिया है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी हैं, अच्छा है आप स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स को बुलाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर रोल ही नहीं बच रहा है और वो चाहते हैं कि स्टेट सब करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीदें रखनी छोड़ देनी चाहिए हमें शायद। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर का बात कर रहे हैं, आप अभी भी देखिए पब्लिक सेक्टर में सिर्फ पैसा डालना ही जरूरी नहीं है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप उस पैसा डाल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए आप कैपेसिटी जनरेट कर दें, उनको जमीन दे दें, उनको इक्विपमेंट दे दें, और वो फिर मुनाफे वाले एरिया में जाके डायग्नोस्टिक्स पे महंगे महंगे डायग्नोस्टिक्स कराएं, तो एक वो तरीका भी है। ये मॉडल पिछली सरकार में भी आया था, मेरे ख्याल से रेड्डी साहब उनमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल जिन्होंने ये रुकवाया, बताया कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में पैसा डालना और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते हैं, बेशक खुलें, लेकिन उन एरियाज में भी तो खुले जहां से लोगों को उठ के दिल्ली के एम्स में और दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में खुलते हैं, तो शायद वहां के लोगों को कुछ बेहतर सुविधाएं मिल पाती। कम से कम कुछ, बहुत ज्यादा नहीं तो 2% 4% लोग भी वहां पे जाके इलाज करा पाते। बात कर रहे हैं कि हेल्थ इज नॉट अ प्लेस जहां पे आप मुनाफा कमाने के लिए सरकार जाना चाह रही है। जैसे एक बीजेपी की मुख्यमंत्री ने कभी मुझे बोला था कि हमारी 100 चीजें स्वार्थ की, एक चीज परमार्थ की। तो ये एक चीज परमार्थ की है, ये आप सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते कि किसका मुनाफा है, इसको आप छोड़िए कि इसमें डालेंगे तो बाकी जगह मुनाफा कमा सकेंगे। पर इसमें अगर आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस के थ्रू कहाँ घुस सकता है, RSBI खोल के हम उसमें कहाँ से प्राइवेट सेक्टर को ला सकते हैं। हम इम्यूनाइजेशन के लिए पैसा, पहले टोटल बजट कम किया, अब वो सारा पैसा हम वैक्सीन खरीदने में सेंट्रली लगवा लें और बोले कि वो वैक्सीन हम बांटेंगे, खरीदवाएंगे हम। तो एक सेंटर ठेकेबाजी मत बनाइए हेल्थ को। हेल्थ एक मुद्दा है जो ठेकेबाजी से कम ये मुद्दा दूर रहना चाहिए। क्षेत्र व्यापार का नहीं है। हाँ जी, तो स्वास्थ्य में जो सेवा की भावना थी वो दरअसल खत्म होती जा रही है और इसी वजह से लगता है ये तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक तरफ बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं जो मॉल की तरह और होटल की तरह दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी इतने नहीं हैं, या हैं भी तो उनकी ठीक तरह से व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि वहां पर जाकर आम लोग इलाज कर सकें। और ये मुद्दा तो बना ही हुआ है कि सरकारें अपनी तरफ से क्यों नहीं और ज़्यादा बजट का और ज़्यादा इंतज़ाम कर पा रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पर मौजूद जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबको पता है कि स्वास्थ्य एक ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत को लेकर कोई मुहिम, कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं राजनीतिक दलों के अंदर से ये मांग उठ रही है और क्यों नहीं जनता इतनी जागरूक हो रही है कि वो इसे आंदोलन का रूप दे सके? हमने अपने मेहमानों से चर्चा की, अब मैं चाहती हूँ कुछ छात्र छात्राओं की तरफ से सवाल भी आए। जी, अभी हाल ही में मैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्लीनलीनेस मिशन लॉन्च किया था, उसमें WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत में प्रत्येक गरीब का हर वर्ष करीब 6,500 रुपीज़ हेल्थ सेक्टर में जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, जैसे अभी
इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है, 7 बीमारियों जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण। इसके बावजूद भी मैं शैलजा मैम से, जो फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं, सवाल पूछना चाहता हूँ। कई कमियाँ रह जाती हैं, मैं इसको एक क्रिटिक की दृष्टि से देखूंगा। वैसे देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की बात को देख लीजिए, हमें सस्ता इलाज नहीं मिल पाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कई गरीब लोग तो जाने से कतराते हैं, क्योंकि इतना महंगा इलाज है कि वो दरवाजे में ही दम तोड़ देंगे, हॉस्पिटल के दरवाजे में ही। और गाँव में देख लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इतना बुरा हाल है कि कहीं छत टपकती है, कहीं दवाइयों का अभाव है। तो ये क्यों है? क्या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, या ऑफिसर्स लेवल पर रेड टेपिज्म है? क्या कारण है? आपने जो कहा ये करुणाजनक बात है। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी यही है, प्राइमरी लेवल पे भी यही है, हॉस्पिटल लेवल पे भी यही है, खराब बात है। ये इसमें एक तो प्रॉब्लम जो अभी पूरे प्रोग्राम में आपने सुना था, एक तो रिसोर्सेज की कमी तो है ही, पर ये जो सख्ती होनी चाहिए कि डॉक्टर हो, नर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, वो नहीं इधर उधर कर सकता है, वो उसके ऊपर कभी भी आप नहीं देखेंगे कि किसी ने एक्शन लिया है। जिस दिन आपने इनके ऊपर एक्शन लिया और आपने कहा कि ये जो लॉबीज बने हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये वो हर वक्त स्ट्रीट्स पे आके अपने डॉक्टर्स का तो रफा दफा कर देते हैं, तो ये अगर रुक जाए और डॉक्टर्स के ऊपर आप एक्शन लिया, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ डॉक्टर्स इसमें जिम्मेदारी है, इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हेल्थ सेक्टर के, ये लापरवाही तो बिल्कुल टॉलरेंट हो गई है। पर मैं दूसरी तरफ से कुछ और आपको बताना चाहती हूँ। आप सफ्दरजंग हॉस्पिटल जाएंगे तो दुख की ये बात है कि 500 लोगों की लाइन सुबह से लगी है सिर्फ रेबीज इंजेक्शन के लिए। और ये कुत्ते जो है सब जगह घूम रहे हैं, हम ज़्यादा महत्व एनजीओज के द्वारा उनके ऊपर रखते हैं जो 500 बच्चों सहित वहाँ लोगों की लाइन लगती है सिर्फ रेबीज के लिए, क्योंकि सफ्दरजंग ही दे सकता है, 2-3 हॉस्पिटल्स वो सीरम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने मेरे से सवाल किया, मैं इसका जवाब इतना ही दे सकती हूँ कि जिस दिन इसके ऊपर पब्लिक उठाएगी कि भाई इसके ऊपर ये तो आपको हाई प्रायोरिटी देना है, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही पॉलिटिकली ये एक मुद्दा बन जाएगा। किसी भी सरकार में ये मुद्दा नहीं बना है। अगला सवाल जी, अभी डिस्कशन में ये हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे कुछ सदर्न स्टेट्स हैं जिसमें कि जिन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, जैसे तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि जो स्टेट्स अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उनको हेल्प मिले वहाँ से? जैसे किस तरीके से, मतलब तमिलनाडु का मॉडल दूसरे राज्यों में क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए? देखिए, अगर कभी किसी ने सवाल पूछा कि देश के लिए आपका क्या प्रिस्क्रिप्शन है हेल्थ के लिए, तो मैंने कहा सोशल डिटर्मिनेंट्स लाइक केरला एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम लाइक तमिलनाडु। अगर हर स्टेट में हो तो देश सुधर जाएगा। तो जो एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट और कुछ हद तक न्यूट्रिशन वगैरह जो सिक्योरिटी है केरला में, और एजुकेशन के ऊपर जो ध्यान दिया गया, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो काफ़ी मजबूत है तमिलनाडु में, अगर ये दोनों का मिलाप हो हर राज्य में तो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सुधार होगा। लेकिन अभी तो हमने हाल में देखा, राजस्थान सरकार, पिछली सरकार ने शुरू किया, इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो जो अच्छी सेवाएं शुरू भी हो रही हैं वो बंद क्यों कर दी जाती है? जो शैला जी ने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये केरला, तमिलनाडु में भी नहीं हो सकता था। क्योंकि तमिलनाडु में चाहे कोई भी सरकार आई हो, उनको पता है कि उनको खाना देना है, उनको चावल कम दाम पे देना है, तभी उनको वोट मिलेगा। और यूपी में कभी ये सब मसले कभी राजनीतिक नहीं बने हैं। तो मतलब हम भी आपके द्वारा ये कहना चाह रहे हैं, और अमृता भी कह रही थी कि एक जन आंदोलन के बिना जिसमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए और ये कहा जाए कि ये बर्दाश्त के बाहर है, जो सेवाओं की जो स्थिति हो रखी है वो नहीं चलेगा। और गरीबों को भी उतना ही मतलब आवश्यकता भी और उतना ही अधिकार है कि अच्छी सेवाएं मिले, जिसके बिना ये राज्य सरकारों में भी नहीं हो पाएगा शायद। अगला सवाल, 60% death are caused by the non-communicable disease. Why government is not taking serious steps? नहीं, इसके ऊपर मैं, ये बिल्कुल ठीक आपने पूछा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये एक बिल्कुल एक मुझे लगता है एक जैसे एक पहाड़ गिरता है उस किस्म की स्थिति आने वाली है। डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, रेड्डी साहब तो इसके तो पूरे एक्सपर्ट है, वो बोलेंगे इसके बारे में, पर इतना ही मैं बताना चाहती हूँ, ये सारे प्रिवेंटेबल है,
बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। पहले हम जाके सारे फ्राइड चीज खा लेते हैं, इतना बड़ा तोन बन जाता है, फिर आप कहते हैं डॉक्टर के पास मेरे को डायबिटीज हुआ। ये तो पहले से ही मालूम होना चाहिए कि ये चीज मना है, शुगर ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, कोलाज नहीं पीनी चाहिए, इसी से सेहत खराब हो जाती है। सेहत खराब होने पर बाद आप कहते हैं शैलजा जी, क्या ये नहीं जरूरी है कि लोगों को अवेयर भी किया जाए इन सब चीजों के प्रति कि क्या नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है, अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग रहे हैं? प्यार से नहीं, उनको धमकी दे के बताना चाहिए। नहीं, एक तो है कि अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, बट इसमें पॉलिसीज का भी काफी महत्व है। देखिए, अब तंबाकू के ऊपर नियंत्रण के लिए टैक्सेशन चाहिए, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रोक चाहिए, ये सारी चीजें तो चाहिए। इसके अलावा अगर खाने के बारे में भी सोचें, हम ज़्यादातर क्या खाते हैं खराब चीज़ वो अलग बात है, जो अच्छी चीज़ें हैं जिनसे कि कैंसर रुक सकती है, हार्ट अटैक रोका जा सकता है और डायबिटीज से भी बचाव हो सकती है, जो ताज़ा फल और सब्जी कितने लोगों को मिल सकती है और किस दाम पर, तो ये महंगाई भी देखना चाहिए। तो सरकार के पॉलिसीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस मामले में, दूसरे सेक्टर्स में भी। और आपने शहरी इलाके में जो एयर पोल्यूशन के बारे में सोचा, या प्रोटेक्टेड साइकिलिंग लेन्स जो साइकिल चलाने के लिए जो सेफ्टी के साथ, या पेडेस्ट्रियन पाथवेज, तो अर्बन प्लानिंग का इस प्रकार का है। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो एक तरीके से तो आप फिजिकल एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। जी, जागरूकता की उम्मीद या जागरूकता का आंदोलन सरकार की तरफ से चले, इसकी हम उम्मीद अब कर सकते हैं? कम से कम तंबाकू पाबंदी और चेतावनी की बहसों के बीच में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जागरूकता को कोई अभियान चलेगा? ये डर लगता है कि यहाँ अभियान ज्यादा है और सरकार का अपना काम कम है। सब कुछ वो लोगों के और सिटीजन्स के ऊपर छोड़ रहा है कि आप करिए, आप ये मत करिए, आप वो करिए। जैसे अभी बात कर रहे थे रेड्डी साहब की पब्लिक स्पेयर में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। जंक फूड रेगुलेशंस, पिछली सरकार लड़ती रही, ये सरकार लड़ती रही। इतने सारे आपके रेगुलेशन हैं जो आप ला सकते हो, जिनसे यू विल इंटाइज पीपल एंड इंसेंटिवाइज पीपल टू गो इन द राइट डायरेक्शन। आप वो सब छोड़ के बोल रहे हैं आप अपने घर के सामने झाड़ू मार लीजिए, वेस्ट बिन नहीं बनाएंगे, सीवेज सिस्टम नहीं बनाएंगे, लोग झाड़ू मार के कचरा कहाँ फेंकेंगे। तो सरकार, इस सरकार में बल्कि मैं देखता हूँ कि अभियान चलाने का शौक बहुत है, अपना काम करने का शौक वो स्टेट्स पे ऊपर छोड़ती जा रही है, तो वो डर बहुत है। अगला सवाल मैम, जो बजट में जो एलोकेशन हो रहा है, जो फंड का चाहे जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो तो एक साइड है पॉलिसी लेवल पे। मेरा ये कहने का मतलब होता है कि हमेशा रिसोर्सेज की बात नहीं होती है, रिसोर्सेज फुलनेस की भी बात होनी चाहिए। वही हमारा सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम था, वही हमारे एम्प्लॉय थे, बट एक दिन में 1.5 करोड़ से ज़्यादा खाता खोल दिया गया। तो ज़रूरत है विल पावर की, ग्राउंड लेवल पे। हमारे पास डॉक्टर भी हैं, हमारे पास सिस्टम भी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट के डॉक्टर है वो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो एक कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, क्या बोलते हैं, सिस्टम तो है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो मेडिसिन भी फ्री में बांटी जा रही है उनको, और क्या बोलते हैं वहाँ पे डॉक्टर भी मतलब सिस्टम है, लेकिन उस पे जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेने से बच रहे हैं लोग। कंवर सिंह तंवर जी, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे इसका? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें एक तो एजुकेशन हमारी अच्छी होगी गांव में और हर जगह, तो इस स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य से एजुकेशन का भी बड़ा रिश्ता है। गांव में आजकल पढ़ाई बहुत कम है और उससे भी हमें इसमें परेशानी होती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात कह रहा था, रेड्डी साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से भी, मैंने आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर काफ़ी बड़ा ये काम करता हूँ जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई हैं। एक मेरा अपना मैंने ये मोबाइल डिस्पेंसरी है कि वहाँ है नहीं, वहाँ पर क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है प्रदेश सरकार की तरफ से। ये देखो, आप देखते होंगे, आप दिख रहा होगा शायद, तो मैंने ये मोबाइल डिस्पेंसरी हैं काफ़ी मैंने वहाँ पर छोड़ी हुई हैं, 8-10 जो क्षेत्र में काम करती हैं। तो अब मैं ये है हमें जो हमारे में देश के उन अपने इंडस्ट्रियलिस्ट या उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सरकार तो इसमें काफ़ी कुछ करती है, लेकिन ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए जो हम इस मिशन को बढ़ाएं। मोबाइल डिस्पेंसरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। बड़ी समस्या ये है हमारे देश की कि बीमारी जब फैल जाती है, लोग मरने लगते हैं, तब हम उसके उपचार की बात करते हैं। अगर उससे पहले हम उसके रोकथाम की बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि मरने वाले जो आधी आबादी की जंग है, गरीब तबका, वो मर रहा है डायरिया, बुखार और छोटे छोटी जो बीमारियां हैं जिनका उपचार हो सकता है अगर जागरूक कर दिया जाए।
एक आम आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है, उसे पता चलता है कि खराब पानी की वजह से उसका बच्चा बीमार है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार अच्छा पानी, कूड़ा की सफाई और शौचालय उपलब्ध करा दे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम नो एंट्री के बाद ही खड़े रहेंगे, जब बीमारी फैल जाएगी तब उपचार करेंगे। और इन सब के बाद जब हमारे केंद्रीय मंत्री का ऐसा बयान आता है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करती, आप राज्य सरकार से गुहार लगाइए, तो जनता जाएगी कहाँ? ऐसा है कि जब ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बना था, उसका लक्ष्य अच्छा था। एक विलेज लेवल पे हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी बनी थी, जिनका काम था जो आप कह रहे हैं कि पानी की अगर समस्या है, उसके बाद शौचालय नहीं है, शौचालय में पानी नहीं आ रहा है, ये सारी चीज को पहले ही इसके ऊपर पंचायत लेवल पे डिसाइड हो। पर क्या होता है कि ये सिर्फ पंचायत के ऊपर थोप के नहीं होगा, ऊपर से जब तक आपने इसको मॉनिटर नहीं किया और जो कमजोर है उनको हेल्प नहीं किया, ये काम आगे नहीं बढ़ सकता है। पर ये तब काबू में आएगा जब ये हेल्थ मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले और ये सैनिटेशन और वाटर सप्लाई वाले 5 डिपार्टमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में भी 5 है। अगर ये 5 का साथ में काम हो कि हमें लक्ष्य ये है कि कितने लोग हॉस्पिटल में इस साल गए, अगले साल इससे कम जाने चाहिए हॉस्पिटल, यही उसी से हम आपका सक्सेस देखेंगे। तभी ये लोग एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल गोरखपुर के आसपास के इलाके का है। सबको पता है, सरकारों को भी पता है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को तो पता ही है, वहां के निवासियों को भी पता है कि कंटेमिनेटेड यानी प्रदूषित पानी से यहाँ पर इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी हो रही है और हर साल हजारों बच्चे उससे मर रहे हैं और दशकों हो गए, अब तक उसका कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका। जहां हम स्टेम सेल और तरह तरह से बड़ी बड़ी इजाद कर रहे हैं इलाज का, वहां पे इंसेफेलाइटिस से यानी दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चे लगातार मरते जा रहे हैं और हम अपनी स्वच्छता अभियान में खुश हो रहे हैं। रेड्डी साहब कुछ कहना चाहेंगे? सही बात है। मैंने ये सारे बीमारियां जो फैलती हैं वो आमतौर से एक खराब एनवायरनमेंट की वजह से फैलती हैं। दूसरा तो ऑफ कोर्स जैसा वंदना जी ने कहा, अगर न्यूट्रिशन वगैरह ख़राब है तो फिर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो सोशल कंडीशंस अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज़ेस जो मच्छर वगैरह से भी फैलते हैं और बाकी भी फैलते हैं, तो उसका नियंत्रण करना उतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए एक तो पॉलिटिकल विल चाहिए और दूसरा ग्राउंड लेवल पर जैसा शैलजानी जी ने कहा समन्वय चाहिए, और समन्वय के साथ मॉनिटरिंग भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर ये हो तो काम आसान है, अगर ये नहीं है तो काम काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी हम 21वीं सदी में स्वास्थ्य के लिहाज से जी पा रहे हैं या हम अलग अलग स्तरों पर जी रहे हैं? आपने शुरू में ही कहा था कि ये हमारा भारत जो है वो एक भारत नहीं, वो कई भारत हैं और बहुत दुख की बात है कि और हम सभी लोग इन सभी भारतों को देख रहे हैं। मतलब एक मध्य वर्ग के नाते हमारे पास सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं जो मतलब यहाँ के हमारे युवा साथी लोग भी जिसका उल्लेख कर रहे थे, ये बहुत ही दुख की बात है। और सबसे दुखित हम इस बात से होते हैं कि मतलब जो चर्चाएं चलती हैं, अगर आप राजनीतिक चर्चाओं को देख लीजिए, वो सब केवल अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई। हम तो नहीं सुन रहे हैं कि लोग मतलब ये चिंता जाहिर कर रहे हैं रोज बैठ के कि भाई लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य के खाना नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हमारे किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं और इतनी भारी मात्रा में, उसका भी हमारे पास एक ही जवाब है कि हम मतलब बैंक से हम बेगिंग देम कि भाई आप इनको और लोन दे दीजिए। हमारे पास कोई मूलभूत जवाब। स्वास्थ्य सुरक्षा का वादा कभी पूरा होने की उम्मीद आपको दिख रही है? जिस रेट पे अभी चल रहा है इस 5 साल में नहीं, मैं उम्मीद करूंगा कि जो अभी मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम किसी किस्म का ला सकेंगे। तो मेरा एक टाइम पे शायद जब सरकार आई थी तो उनको विश्वास था ये 10 साल की सरकार है तो हम 10 साल तक ला सकेंगे। तो मुझे एक ही खौफ है कि आप 10 साल के क्या 8वें साल तक इंतज़ार करेंगे स्कीम लाने का कि आज पैसा डालेंगे। इस बजट ये साल तो ख़त्म हो गया, इस साल में पैसा नहीं है कि कुछ होगा। अब एक्चुअली उम्मीद करनी है तो अगले साल से ही कर सकते हैं। इस साल पैसा नहीं है कुछ करने के लिए सरकार के पास नया, शायद मंशा नहीं है वो मैं अभी नहीं पूछना चाहूंगा, पर पैसा तो पक्का नहीं है इस साल। अभी ऑयल प्राइसेस काफी कम हो गए हैं, कम से कम उसमें जो बचत है वो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दे दे। तो एक किसी ने कहा था, मैं उसको कोट करते हुए अपने प्रोग्राम का अंत करना चाहूंगी कि 20वीं सदी में इंडस्ट्री वाज द इंजन ऑफ इकोनॉमी
एंड 21वीं सदी में हेल्थ केयर इज गोइंग टू बी द इंजन ऑफ इकोनॉमी। और अगर ग्रोथ और इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना भी ज़रूरी होगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं वो ज़रूर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।